Hello students, I hope you all are doing well. Today we are starting with your new chapter which is store management. तो आज हम रिटेल के स्टोर के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि रिटेल स्टोर मैनेजमेंट जो है वो एक आसान कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग करनी पड़ती है, उन्हें रिव्यू करना पड़ता है, फिर उनमें जो गलतियां हैं उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक रिटेलर को बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं स्टोर मैनेजमेंट की तरफ, जैसे अलग अलग ऑपरेशंस में कितना बजट लगेगा उनकी प्लानिंग करनी, उस जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन को बाकी जो सर्विस में लोग हैं उनको कम्युनिकेट करना, कस्टमर को कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है ये मेक श्योर करना, सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिटेल स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो मेजरली क्या क्या कार्य हैं जो रिटेलर को करने पड़ते हैं एक रिटेल स्टोर को मैनेज करने के लिए, आज हम वो सारे कार्य देखेंगे। सबसे पहला जो कार्य है वो है बेटा ब्लूप्रिंटिंग ऑपरेशंस, यानी मूल योजना की कार्यविधि। तो एक ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? ब्लूप्रिंट होता है एक प्लान या मॉडल, किसी भी चीज़ का प्लान या मॉडल। तो सबसे पहला कार्य रिटेलर को क्या करना चाहिए? रिटेलर को सबसे पहले अपने ऑपरेशंस का, अपने कार्यों का एक मॉडल या एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जो उसके कार्य हैं वो एक अच्छे तरीके से किए जा सके। तो रिटेलर को दो ऑप्शंस है, या तो वो एक सिंगल ब्लूप्रिंट सारे स्टोर ऑपरेशंस के लिए बनाए या अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट बनाए। ये किस पर डिपेंड करेगा? रिटेलर की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, या बिजनेस का नेचर क्या है, या बिजनेस के कार्यों में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इस सारी चीज़ पर डिसाइड होगा कि सिंगल ब्लूप्रिंट बनेगा या अलग अलग ब्लूप्रिंट्स बनेंगे। तो बेसिकली ये ब्लूप्रिंट क्या करता है? ये एक गाइड होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को चीज़ें जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके में करने में मदद करता है। एम्प्लॉयज़ को बार बार चीज़ें जो हैं वो रिटेलर से नहीं पूछनी पड़ती हैं, बार बार ये नहीं पूछना पड़ता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से उनके सारे कार्य बता दिए जाते हैं और वक्त बता दिया जाता है कि समय निर्धारित कर दिया जाता है कि कितने समय में आपको ये कार्य करना है। तो रिटेलर को सबसे पहले जो है अपने सारे कार्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। दूसरा है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमाइस मैनेजमेंट, यानी आप देखेंगे कि स्टोर का प्रशासन और जो परिसर है उसका प्रबंधन किस तरीके से करना है। तो प्रीमाइस की मैनेजमेंट के टाइम पर रिटेलर को ये देखना पड़ेगा कौन स्टोर खोलेगा, कौन स्टोर बंद करेगा, कितने घंटे तक हमारा स्टोर खुला रहेगा। ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी कि कितनी ऑडियंस है हमारी, हमारे लोकल जिस सिटी में हमारा रिटेल स्टोर है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम क्या सामान बनाते हैं, क्या बेचते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। तो मेजरली 3 एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली है स्टोर लेआउट। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि स्टोर का लेआउट क्या रखना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने स्टोर लेआउट के। ग्रिड लेआउट रखना है, स्पाइन लेआउट रखना है, या रेस ट्रैक लेआउट रखना है, या फ्री फ्लो या बुटीक लेआउट रखना है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, आप क्या माल बनाते हैं, क्या माल ऑफर कर रहे हैं सेल में, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें एक लेआउट, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हमारे स्टोर का डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाएगा और हमारा माल जो है वो किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। दूसरा है स्टोर सिक्योरिटी। स्टोर सिक्योरिटी मतलब कि जो हमारा रिटेल स्टोर है वो एक सेफ जगह है कस्टमर्स के लिए, शॉपर्स के लिए सामान खरीदने के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टोर है वो किसी भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से फ्री हो। ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपका स्टोर है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, वहाँ सिक्योरिटी ही नहीं है। वहाँ पर एक प्रॉपर पार्किंग की जगह भी हो, पार्किंग की जो जगह है वहाँ बहुत लाइट हो, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंटेड हो ताकि कस्टमर्स को ये डर ना हो कि वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, पीछे से उनकी गाड़ी तो नहीं चोरी हो जाती है। आजकल रिटेलर्स क्या करते हैं, अपने स्टोर के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगाते हैं। वो सीसीटीवी कैमराज इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर उनके स्टोर में कोई ऐसी गलत गतिविधि हो रही है तो उन्हें पता चल जाती है। अच्छा, सेफ्टी के लिए और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? आजकल रिटेलर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि हर मर्केंडाइज के साथ, हर माल के साथ टैग अरेंज किया जाता है, टैग अटैच किया जाता है। अगर कोई स्टोर में से बिना उस पेमेंट किए
निकलता है तो वो जो टैग है उसकी वजह से एक सायरन बजता है ताकि वो जो कस्टमर है उसे पकड़ा जा सके। तो बिना पेमेंट के एक अलार्म बज जाएगा। तीसरा है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है बेटा, आपका जो स्टोर है वो क्लीन है, वो साफ़ सुथरा है, उसका बाहर से लुक साफ़ है, उसके डिस्प्ले विंडोज सुंदर हैं, क्लीन है, स्टोर का पर्सनल है वो कितने बजे आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट, जो आपका सेल्समैन है, जो आपका कैशियर है वो कितने समय के लिए आ रहा है, उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी स्टोर की एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा है बेटा मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सबसे पहले तो इन्वेंट्री के अंदर आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि किस लेवल ऑफ इन्वेंट्री को आप रखना चाहेंगे। अगर जो रिटेलर है वो इन्वेंट्री को ज़्यादा रखता है तो बेटा स्टोरेज स्पेस हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खर्चा आता है। अगर आप कम इन्वेंट्री रखते हैं तो कई बार कस्टमर को वो चाहिए होती है, आपके पास है नहीं, तो कस्टमर दूसरी दुकान से ले लेता है, तो आपके रिवेन्यूज गिर जाते हैं, आपको जो है लॉस भुगतना पड़ता है। तो आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम पर रीऑर्डर करना है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, हमारी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में आती है। अगर इन्वेंट्री आ गई है तो रिटेल स्टोर में जैसे ही इन्वेंट्री आई है वहाँ पर उसकी एक रिसीट का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर उसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए, जो सेम साइज़ की हैं, सेम शेप की हैं, सेम कलर का सामान है वो एक तरफ रखा हो, उनके साथ उनकी सारी कागजी कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती हैं। डिस्प्ले के अंदर क्या आता है बेटा, अगर आपका प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है, आपके माल का साफ डिस्प्ले नहीं है, तो जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो इसीलिए पूरी ड्यूटीज़ लगानी होती हैं कि डिस्प्ले का गुड्स का कौन ध्यान रखेगा, जो आर्टिकल्स हैं जिनका सेम पर्पस है वो सेम जगह पर रखे हों, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो सेम जगह पर रखे हों, इस तरीके की ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि कस्टमर्स के लिए ये आसान हो जाए कि सेम आर्टिकल्स की जो है उनको कंपेयर किया जा सके। फिर स्पेस मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। रिटेलर को यह देखना चाहिए कि जितनी जगह आपके स्टोर के अंदर है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। इसके बाद है बेटा मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल इन रिटेल स्टोर। तो रिटेल स्टोर में जो मटेरियल का मूवमेंट है और उसका ध्यान रखना, उसकी प्रोटेक्शन भी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आती है। तो बेटा मटेरियल जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, रिटेलर के वेयरहाउस से मेन स्टोर पर आएंगे, रिटेल लोकेशन पर आएंगे, उन्हें प्रॉपरली हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार रिटेल स्टोर के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल जाता है, तो ऐसा ना हो कि उस टाइम आपका मटेरियल टूट गया, खराब हो गया, उसमें कोई भी डैमेज आ गया। तो यूजुअली ना मटेरियल जो है वो दो तरीके से मूव होता है, एक मैन्युअली और दूसरा किसी मशीन के थ्रू। जो छोटे आइटम्स हैं बेटा, जैसे FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल आइटम्स हैं जो वेट में हल्के हैं, उन्हें तो आप मैनुअली मूव कर सकते हो। जैसे मैगी के डब्बे हैं, कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे हैं, शैम्पू के बॉक्सेस हैं, इन्हें तो आप मैनुअली मूव कर सकते हो। लेकिन जो हैवी आइटम्स हैं जैसे फ्रिज है, AC है, इनके लिए मूवमेंट के लिए आपको कोई मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो तो ऐसा ना हो एक बंदा उधर से लेकर आ रहा है, एक उधर से लेकर आ रहा है, उनकी आपस में टक्कर हो गई है। तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मटेरियल की मूवमेंट और उसकी हैंडलिंग जो है वो प्रॉपरली हो सकती है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं बेटा, मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसके वजह से मटेरियल हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहला है मटेरियल की ही प्रॉपर्टी। कई बार मटेरियल की ऐसी शेप होती है कि उसके कोई हैंडल ही नहीं होते, या हैंडल हैं तो वो डेलिकेट हैं, इस वजह से मटेरियल डैमेज हो सकता है। कई बार पैकिंग प्रॉपर नहीं है, मटेरियल ही स्लिपरी है, हाथ से फिसल रहा है, या मटेरियल बहुत भारी है, उस वजह से हो सकता है। कई बार मटेरियल की ऐसी शेप होती है कि आपने उसे पकड़ा तो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, वो गिर गया, वो टूट गया। दूसरा है एम्प्लॉय के रीजंस हो सकते हैं। कई बार एम्प्लॉयज़ में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, इतनी जान नहीं होती कि वो मटेरियल को उठा लें, इसकी वजह से मटेरियल गिर जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई बार मटेरियल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रेसफुल होते हैं, उनकी रीच में नहीं होता प्रोडक्ट, वो इंटरेस्ट ही नहीं होता उनका कार्य को करने का। इस तरह की चीज़ों की वजह से भी मटेरियल हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। अदर रीजंस में क्या हो सकता है, लाइट प्रॉपर नहीं थी, आपको दिखा नहीं, जो फ्लोर था वही स्लिपरी था,
एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाना है वो बहुत दूर है इसलिए सामान गिर गया। लोडिंग जो की आपने सामान की, उसके बाद अनलोडिंग की, अनलोडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई, जैसे जैसे सामान आप कार्गो में से उतार रहे हैं वो टूटता जा रहा है। तो इस तरह के कार्य भी, इस रीजंस भी हो सकते हैं जिससे मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। अच्छा, क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मटेरियल हैंडलिंग की हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, उन्हें सिखाना पड़ेगा कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हुए आप मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करेंगी। दूसरा, ये मेक श्योर करिए कि आपका रिटेल वाला स्टोर भी और जहाँ स्टोरेज है वेयर हाउस वाला फ्लोर भी स्लिपरी नहीं है, टूटा नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है गिर गया, कोई प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है वो टूटा हुआ है, उसे खुद को चोट लग गई। तो आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो पर्सनल इंटरेस्ट ले मटेरियल की हैंडलिंग में, ऐसा स्ट्रेस से कार्य ना करें, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो पाए ताकि वो जो है खुद ही ध्यान से मटेरियल की हैंडलिंग करें। फिर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मटेरियल की पैकिंग जो है वो अच्छे से की गई है और वो लिफ्टिंग के लिए आसान है। पार्किंग स्पेस जहाँ पर मटेरियल की अनलोडिंग होती है वो भी बहुत केयरफुली चुननी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि वो जगह इतनी छोटी है कि मटेरियल की अनलोडिंग होते हुए वो टूट गया, गिर गया, या वो जगह ऐसी है कि जो फ्लोर है वहाँ पर जैसे ही आपका मटेरियल गिरा वो टूट गया। तो पार्किंग स्पेस भी ध्यान से चुननी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वेयर हाउस में भी और रिटेल स्टोर में भी लाइट की सुविधा प्रॉपर है, ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारे सेल्समैन हैं या जो वर्कर्स हैं वो सामान उठाएं तो उनको बिना लाइट के चीज़ें दिख ही ना पाएँ, इस वजह से भी चीज़ें टूट सकती हैं। तो ये था आपका मटेरियल हैंडलिंग। इसके बाद है रिसीट्स मैनेज करना। रिसीट्स मैनेज करने का मतलब क्या है बेटा, आपने सामान दिया तो आपको प्राप्ति भी कुछ मिली होगी, उस प्राप्ति का प्रबंध करना पड़ेगा, यानी जो पेमेंट आपने गुड्स के सेल करने से रिसीव करनी है उसे आप किस तरीके से रिसीव करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं बेटा यूजुअली, या तो आप कैश के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं या क्रेडिट के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट के माध्यम से रिसीव करते हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी और वो कस्टमर को बतानी पड़ेंगी। कैश सेल्स के अंदर आप कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यूजुअली जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो कैश के माध्यम से ही करते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड वगैरह की नॉलेज नहीं होती, उनके पास डेबिट कार्ड के लिए कार्ड स्वाइप करने की मशीन नहीं होती है। तो जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो यूजुअली कैश में ही डील करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हैं। तो आपको इसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि क्रेडिट पेमेंट के लिए हमारे पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कौन बंदा जाएगा जो बैंक से कैश कलेक्ट करके लाएगा, किसकी ड्यूटी है, उसे पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी हैं। तो ये थी हमारी प्राप्ति प्रबंध को लेकर क्या क्या मेजर्स लेने हैं। इसके बाद है बेटा कस्टमर सर्विस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही बिजनेस का किंग है। अगर कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई, उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं हुआ, तो कस्टमर आपके पास दोबारा उस स्टोर में नहीं आएगा। और आप भी जानते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना आसान है लेकिन कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल है, उसे अपनी दुकान का परमानेंट कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कस्टमर को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टोर से ही सामान खरीदे, एक शॉपिंग जो एक्सपीरियंस है उनका वो अच्छा हो सके। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, आज के टाइम पे जो कस्टमर का बिलिंग एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर ने सामान तो खरीद लिया 5 मिनट में और वो बिल और पेमेंट करने में लग गए 15 मिनट, तो कस्टमर सोचता है छोड़ यार इसमें दोबारा नहीं आना है। लंबी लंबी लाइनों में कोई कस्टमर नहीं लगना चाहता क्योंकि सबके पास जो टाइम है वो बहुत कीमती है। तो रिटेल स्टोर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बिलिंग काउंटर्स हैं वो ज़्यादा हों ताकि कस्टमर को ज़्यादा देर लाइन में ना लगना चाहिए। स्पेशली जो आपके स्पेशल डेज होते हैं, फेस्टिव डेज होते हैं, दिवाली का टाइम है, वीकेंड का टाइम है, उस टाइम रिटेलर को अपने बिलिंग काउंटर ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादा कस्टमर्स स्टोर में आते हैं। दूसरी बात कि स्टाफ भी जो है वो कोर्डियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्टाफ ऐसा ना हो कि इरिटेटेड है, कस्टमर को ध्यान ना दे, कस्टमर को गाइड ना करे, कस्टमर की हेल्प ना करे। तो जो स्टाफ है वो हमेशा पोलाइट होना चाहिए और कस्टमर्स को हमेशा वेलकम फील कराना चाहिए।
इसके बाद है बेटा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस का। तो रिटेलर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो एफिशिएंट अच्छे एम्प्लॉयज़ को ही एम्प्लॉयमेंट करिए, ताकि वो अपने कार्य को खुद से समझें और अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकें। लेबर कॉस्ट पर, लेबर प्रोडक्टिविटी पर चेक करना पड़ेगा आपको कि खर्चा कितना आ रहा है और इन रिटर्न वो प्रोडक्टिविटी कितनी दे रहे हैं। आपको जो जॉब है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, मानक पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो हर वर्कर जॉब को अपने अलग तरीके से कर रहा है, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि आपको ये जो कार्य है ये इतनी देर में इतना काम आपको करना ही करना है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय एक ही रिटेल ऑपरेशन का कार्य करता हो। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा वर्कर उस दिन एब्सेंट हो गया तो उसका कार्य कौन करेगा? तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर डिपार्टमेंट की, हर कार्य की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो रिटेल ऑपरेशंस हैं उन्हें नुकसान ना हो अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी पर भी है। एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज़ कीजिए। टर्नओवर का मतलब है कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। अगर ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं तो रिटेलर को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, नए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उनकी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो कम से कम हो पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा रिटेलर क्या कर सकता है? रिटेलर कैन गो फॉर लेबर स्केड्यूलिंग। ये स्केड्यूलिंग मिस हो गया यहाँ। स्केड्यूलिंग का क्या मतलब है बेटा? रिटेलर एडजस्ट कर सकता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को सीजनल वेरिएशंस के अनुसार। यानी जैसे बिजी सीज़न है, फेस्टिवल्स का सीज़न है, दिवाली का सीज़न है, वहाँ पर रिटेलर अपने स्टाफ को बढ़ा सकता है। और जो ऑफ सीज़न है, जैसे कोई त्यौहार नहीं है, उस टाइम पर तो सामान नहीं बिक रहा, वहाँ पर रिटेलर अपने स्टाफ को घटा सकता है। तो रिटेलर लेबर को स्केड्यूल कर सकता है। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो क्लियर है, हमने डिस्कस किया कि रिटेल स्टोर के प्रबंधन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसके बाद हमने स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन और जो परिसर है, जो प्रीमाइस है, उसे मैनेज किया, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया और मेक श्योर किया कि डिस्प्ले प्रॉपरली हो, मटीरियल को हैंडल किया, अब जो रिसीट्स आती हैं, जो पेमेंट्स आती हैं, उन्हें मैनेज किया, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की, और जो हमारा ह्यूमन एसेट है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर। इस चैप्टर के लिए हमने ये रेफरेंसेस यूज़ की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।